Hello aspirants, how are you all? Once again, welcome back on my platform मेंस वाला। Here this is सुचिता सिंह। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंस वाला आपके लिए लेकर आया है प्रतिबद्ध 1.0। अब प्रतिबद्ध 1.0 क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो प्रतिबद्ध 1.0 क्या है, हम उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यूनिट 6A मतलब प्रीलिम्स की यूनिट 6A दैट इज़ इंडियन पॉलिटी पर डिस्कशन करेंगे। क्या सिलेबस है, हमारी पढ़ाने की क्या अप्रोच रहेगी, आपकी पढ़ने की क्या अप्रोच रहेगी, हम हर एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का भी एनालाइज करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, ओके। सो सबसे पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज़ प्रतिबद्ध 1.0। So Pratibadh 1.0 is a batch that is completely dedicated to prelims 2024 students. Okay, प्रतिबद्ध 1.0 एक ऐसा बैच है जो कि प्रीलिम्स 2024 में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, प्रतिबद्ध 1.0 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपकी डेली लगभग 5 आवर्स की लाइव क्लासेस चलेंगी और इस बैच में टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज, नोट्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, क्विजेस, एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब कुछ भी जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको इस बैच में ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अलग से आपको कहीं भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल राइट, तो प्रतिबद्ध 1.0 में 5 जनवरी से लगभग 5 आवर्स की आपकी डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। और आप सबसे ज़रूरी बात कि ये बैच बाइलिंगुअल है, मतलब आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, डोंट वरी, लैंग्वेज विल नॉट बी अ बैरियर फॉर यू। ओके, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपको नोट्स भी इंग्लिश में देंगे, हिंदी में देंगे और जो लेक्चर्स चलेंगे उसमें भी प्रॉपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। ऑल राइट, इतना समझ में आया। एंड देन तो चलिए देखते हैं कि इस बैच में कौन कौन से टीचर्स हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ मनीष सर हु विल टीच यू हिस्ट्री एंड द नेक्स्ट वन इज़ अंतिम सर हु विल टीच यू MPGK एंड साइंस एंड टेक। The third one is Jaiswal sir who will teach you geography, and the fourth one is Suchita ma'am, that is me, who will teach you polity and unit 10 means commission. Okay, so ये आपके teachers हैं who will cover every single topic of prelims syllabus, जो आपको ग्राउंड लेवल, ज़ीरो लेवल से हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार लाइव क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कुछ जो कॉमन डाउट्स हैं लाइक क्या लाइव क्लासेस चलेंगी, तो हाँ 5 आवर की डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। क्या ये बैच बाइलिंगुअल है, तो जी हाँ ये बैच बाइलिंगुअल है। आपके सामने ये फैकल्टीज़ हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक अगला क्वेश्चन, क्या लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, तो हाँ लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप किसी कारण से उस पर्टिकुलर टाइम पर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है, तो हाँ अगर आप एक बार इस बैच को परचेज करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी इसी बैच में इंक्लूडेड है। ओके, सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी बैच से रिगार्डिंग। अगर अब किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके, सो इस बैच का इनरोलमेंट 1 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और क्लासेस 5 जनवरी से चलेंगी, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ यूनिट 6A। तो इस वीडियो में हम प्रीलिम्स की यूनिट 6 का पार्ट A दैट इज़ इंडियन पॉलिटी के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हमारे सिलेबस में हैं, अप्रॉक्स कितने लेक्चर्स में हम उन पॉइंट्स को एकदम ग्राउंड लेवल, ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे, एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब इन दिस वीडियो वी विल एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिसेंटली आस्क्ड इन MPPCS 2023। ओके, तो हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जिससे जो बच्चे अभी बिल्कुल नए हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि क्या किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चंस पॉलिटी से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ये आपके सामने सिलेबस है। तो इंडियन पॉलिटी एमपीपीसीएस प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 6A में मेंशन है, ठीक है। इसमें लगभग 6 पॉइंट दिए हुए हैं। हम उन पर अब चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ऑल राइट, देखिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल कि आपको किसी भी टॉपिक को कम नहीं समझना है, ठीक है। मतलब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको हर एक टॉपिक को जो कि प्रीलिम्स में एग्जैक्टली मेंशन है बराबर इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। अब क्यों देनी है वो आप प्रीवियस ईयर पेपर जब अभी हम वीडियो के लास्ट में एनालाइज करेंगे तो उससे आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप टॉपिक को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। इसमें हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, किस तरह से भारत का संवैधानिक विकास हुआ। इसमें हम बहुत से एक्ट्स पढ़ेंगे, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935। ये हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में 1919 और 1935 का एक्ट ही मेंशन है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स में ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मतलब द पर्सन हु नोज हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शन कैन बी अ गेम चेंजर, एम आई राइट। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना चाहते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स को रिलेट करते हुए आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम कुछ और एक्ट्स पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम 1919 एंड 1935। और आप यकीन मानिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वो एक्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। उनसे क्वेश्चंस भले न पूछे जाएं, मगर जब आप बिटवीन द लाइंस पढ़े हुए होते हैं तो आप इजली फैक्ट्स को रिलेट कर पाते हैं। ओके, और फिर अगला टॉपिक है संविधान सभा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में भी हम पढ़ेंगे संविधान सभा क्या मांग रही, किस तरह से इनकी प्रोसीडिंग्स हुई, और फिर किस तरह से सबसे बड़ा मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन करके तैयार किया गया, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कैसी प्रोसीडिंग्स हुई, कितनी समिति बनी, मतलब किस समिति का क्या कार्य था, कितने मेंबर्स थे, कितने उसमें हेड हुआ करते थे, कौन कौन हेड था, हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, FR, FD एंड DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना ये पढ़ने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब संविधान में कितने भाग हैं, कौन से भाग में क्या है, हम फिर इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान के भाग 3, दैट इज मौलिक अधिकार में क्या है, कितने अधिकार दिए हुए हैं, प्रत्येक अधिकार में क्या प्रोविज़न है, फिर उनके अपवाद क्या हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल स्विच ऑन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे विच इज़ इन अवर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, हम उनको भी बहुत ही ध्यान से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए पढ़ेंगे। ओके, देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज संघीय कार्यपालिका, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट इज इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति और संसद। राष्ट्रपति से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम 2022 प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वहाँ से सीधे 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। और अगर हम रिसेंटली हुए 2023 प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति के निर्वाचक गण से संबंधित
एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपकी फिंगर टिप पर होने चाहिए, ठीक है। और फिर संसद मतलब पार्लियामेंट। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, एंड देन हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, और फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे जुडिशियल सिस्टम, पूरे जुडिशरी को वन बाय वन हायरार्की के रूप में पढ़ते चलेंगे, ऑल राइट। एंड देन द वेरी लास्ट पॉइंट इज संवैधानिक संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से भी अभी हाल ही में हुए प्रीलिम्स 2023 में भी क्वेश्चन आया था, और लगभग हर ईयर ही इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़े डीप में पूछे जाने लगे हैं, तो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनके अलावा भी कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उन पर एक इंसाइट लेके चलेंगे, ओके। तो ये सिलेबस रहा पूरा। अब कैसे कवर करना है चलिए हम उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मतलब हम किस तरह से कवर करेंगे, आप उसको किस तरह से फॉलो करेंगे, चलिए अब उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लेक्चर में बात करें तो लेक्चर के क्रम में हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट इज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर डिस्कशन करेंगे, ओके। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जैसा कि मैंने बताया हम एक्ट्स पर पढ़ेंगे। एक्ट्स में हम रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। तो ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कवर करेंगे जिसमें लगभग 2 लेक्चर्स का समय लगेगा, ठीक है। तो इट विल टेक 2 days टू कवर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंक्लूडिंग 1919 एंड 1935 एक्ट, ओके। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। संविधान सभा में भी हमें 2 दिन लग सकते हैं। एक दिन वी विल डिस्कस ऑन डिमांड्स मतलब संविधान सभा की क्या मांग रही, किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, कौन से हित थे, किस तरह से इसमें निर्वाचन हुआ, कमिटीज़ कितनी बनी, कमिटीज़ के हेड कौन थे, उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस ऑन संविधान बना उसमें कितने पार्ट्स थे, अभी कितने पार्ट हैं, और किन किन देशों से संविधान में स्रोतों को, सोर्सेस को लाया गया, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ करके हमारे देश का संविधान बनाया गया है, ठीक है। और यही कारण है कि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो किस कंट्री से क्या प्रोविज़न लिया गया है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में भी इट विल टेक 1 or 2 लेक्चर्स टू कवर कंप्लीट टॉपिक फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है। सबसे पहले हम मौलिक अधिकार की मांग देखेंगे, देन क्या इसमें आर्टिकल्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, उनके अपवाद क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, और अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैव पेशेंस, हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 by 1 हर टॉपिक्स पर आपकी समझ बनती चली जाएगी जिससे आप टॉपिक्स को, फैक्ट्स को रिलेट करना लर्न कर जाएंगे, ओके। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के निर्देशक सिद्धांत। राज्य के निर्देशक सिद्धांत इट विल टेक 1 लेक्चर मैक्सिमम टू कवर होल, ओके। हम आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा राज्यों को गाइड करते हैं, ठीक है। मतलब व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट, ओके। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य। इट विल टेक अप्रॉक्स 30 to 45 मिनट्स टू कवर कंप्लीट टॉपिक्स। आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान के भाग 4A में इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे, दैट वाज 10, अभी कितने हैं तो दैट इज़ 11, और ये क्वेश्चन
2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, ऑल राइट। एंड देन नेक्स्ट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब संघीय कार्यपालिका, जो कि संविधान के भाग 5 में है, ठीक है। संघीय कार्यपालिका में हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट टॉपिक दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, इट विल टेक अप्रॉक्स 4 to 5 लेक्चर्स, ठीक है। मतलब इस तरह से कि लगभग प्रेसिडेंट में आपके 2 लेक्चर्स लगने हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर हरी करते हैं, मतलब अगर हम जल्दी जल्दी आपके टॉपिक्स कंप्लीट करा देते हैं, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। तो आप आराम से पूरे ग्राउंड लेवल से जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, यू कैन आस्क इन लाइव क्लासेस, ओके। बट वी ओनली वांट दैट अगर आप यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहे, जिससे आपको मेंस में वापस स्ट्रगल नहीं करना पड़े, ऑल राइट। तो लगभग इस कंप्लीट टॉपिक में 4 से 5 लेक्चर्स लगेंगे। फिर द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हम सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे, क्या प्रोसीडिंग्स रहती हैं, किस तरह से, क्या इनका स्ट्रक्चर रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, और क्या इनका जुरिस्डिक्शन एरिया है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट विल टेक अप्रॉक्स 2 या 3 लेक्चर्स। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मतलब संवैधानिक संशोधन, जो कि लगभग हम एक लेक्चर में स्मूथली कवर कर देंगे, ठीक है, 1 or 2 लेक्चर, ओके। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, मतलब जैसे ही हम एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं वैसे ही उस टॉपिक की MCQ प्रैक्टिस होगी, ठीक है। लाइक अगर हमने आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 कवर किया, ओके, तो कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम इस टॉपिक के MCQs पर डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी क्लासेस चलती जाएं उनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं, जिससे जैसे ही टॉपिक ख़त्म हो तो अगले दिन आप खुद को प्रिपेयर रखें, ठीक है। क्योंकि MCQ जब हम आपको देंगे तो आप उन्हें एज अ क्वेश्चन और आंसर मत देखिए कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आया, आपने आंसर देख लिया, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है। एनालाइज योर सेल्फ कि अगर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो क्या आउटकम आ रहा है, ठीक है। तो आप साथ में रिवीजन करते चलें, सिर्फ आपको लाइव क्लास नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब साथ में रिवीजन करना है, MCQ प्रैक्टिस करनी है, देन एट द लास्ट दिस बैच विल वर्थ इट, ओके। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया, इस तरह से हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि किस तरह से वो आपके लिए यूज़फुल है, ओके। सो आपका सबसे पहला काम है, आप वीडियोस लेक्चर, मतलब जो लाइव क्लासेस चलेंगी उनको देख के आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, ठीक है। मतलब आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, क्या टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स में क्या है, क्या प्रोविजंस हैं, सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपका काम है दैट इज़ लाइव क्लास, ठीक है। मतलब आप क्लास देखें, लाइव और रिकॉर्डेड नॉट मैटर, और फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है, जो कि आपको क्लास के वक्त ही बनाने हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ फैक्चुअल डाटा, मतलब अब कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। लाइक 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको टीम के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको इन पर भी वर्क नहीं करना है। जितने भी फैक्ट्स हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, किसने क्या कहा, वो भी आपको एक जगह कंपाइल करके दिए जाएंगे। इसके अलावा अभी तक कितने प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे, सब कुछ आपको कंपाइलेशन फॉर्म में फैक्चुअल डाटा दी जाएगी, ठीक है। मतलब आपको एक फैक्ट शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसको आपको अच्छी तरह से अपने फिंगर टिप्स पर रखना है, ऑल राइट। एंड देन थर्ड स्टेप इज़ रिवीजन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने लाइव क्लासेस ले ली, उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया, फैक्चुअल डाटा भी अगर आपने लर्न कर लिया,
देन सबसे ज़रूरी काम आपको अब करना है, दैट इज़ रिवीजन। अभी तक जो आपने पढ़ा, मतलब लाइव क्लासेस लेने के बाद जो आपने पढ़ा, जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनका, और जो फैक्ट शीट आपको मिलेगी उसका, अब आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस कि आपको सोर्सेस नहीं चेंज करने हैं, आपको अपनी ही शॉर्ट नोट्स फॉलो करनी है, लेकिन उसका कई बार रिवीजन करना है, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर कोई बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस के फिल्म्स एग्जामिनेशन में जाता है तो आई डोंट थिंक दैट ही और शी विल बी सक्सेड, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो है सिलेबस कवर करना, देन फैक्ट्स लर्न करना, देन उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपने फैक्ट्स पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स आपसे बनने लगे, आपने एक समझ भी बना ली है, लेकिन क्या आप उनको क्वेश्चंस पर अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तब आप उन फैक्ट्स को अप्लाई कर पाते हैं? ये जानना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप जितनी पॉसिबल हो उतनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। हम भी आपको वीकली और हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर से कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको बैच में ही टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, आप वहाँ से भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑलराइट। और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्विजेस भी डेली बेसिस पर आज से कराए जाने लगे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इतना सफिशिएंट है, अगर आप इतना भी हॉनेस्टली डेली बेसिस पर करते हैं तो दैट वुड बी सफिस, ओके। आपका प्रीलिम्स 2024 इतने में बहुत ईजिली स्मूथली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना सबसे अगला, तो अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि क्या एमपीपीसीएस का ट्रेंड चल रहा है, मतलब इंडियन पॉलिटी से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम वेटेज पर डिस्कशन करते हैं, देन हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, ओके। तो आपके सामने यहाँ पर एक एनालाइज है किस तरह से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 2018 में यहाँ से 8 क्वेश्चंस आए थे, 2019 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2020 में 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2021 में भी 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2022 में 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2023 में भी 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर हम एक एवरेज माने तो आप 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी को मान सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आप बहुत ईजिली ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही अटेंटिव वे में पूरे सिलेबस को पढ़ना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन किन टॉपिक से आते हैं और कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो ये हाल ही में हुए 2023 पेपर के में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, मतलब द इलेक्टोरल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। ऑप्शंस, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, और प्रेसिडेंट में भी अब आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि प्रेसिडेंट में किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति की जब हम निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है दैट इज़ निर्वाचित, मतलब इलेक्टेड, ठीक है। तो जिन ऑप्शंस में आपको निर्वाचित मतलब इलेक्टेड वर्ड नहीं दिख रहा है, आपको उनकी ओर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं सिर्फ वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य गलत है, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचित वर्ड मेंशन नहीं है, ओके। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के सदस्य, ये भी गलत है।
थर्ड वन इज संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर सिर्फ सदस्य बोला है और ऑप्शन सी में निर्वाचित बोला है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कीवर्ड हो उनको पकड़िए और ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दैट इज संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4A में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि DPSP जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मेंशन है, इनका प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ब्रिटेन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी दैट इज आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड से DPSP का प्रोविज़न लिया गया है। तो इस तरह से लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है? मतलब किन किन से मिलकर के संसद का गठन होता है? ठीक है, ऑप्शन राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप सभी याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, इनसे मिलकर के संसद का गठन होता है। संसद में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यपालिका प्रधान होते हैं लेकिन वो संसद में नहीं आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का गठन किया जाता है। ऑल राइट, ये भी प्रीलिम्स 2023 का ही क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं 71, 72, 74, 73। मतलब किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज 74 हो जाएगा। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A जिसमें नगर पालिका कानूनों मतलब नगरीय निकायों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन संवैधानिक संशोधन से था जो कि हाल ही में हुए प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ऑप्शन मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी विधि मंत्री। तो आपको याद रखना है कि चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, दोनों जगह ही इसका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका आंसर अध्यक्ष होगा। ठीक है, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ओके, याद रहेगा, ये भी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी प्रीलिम्स 2023 का ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द जजेस इन हाई कोर्ट? ऑप्शन 60 ईयर्स, ऑप्शन बी 62 ईयर्स, ऑप्शन सी 58 ईयर्स, ऑप्शन डी 56 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। ठीक है, अभी ये 65 वर्ष प्रस्तावित है लेकिन हुई नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट का था, लेकिन अगर यहीं पर आपसे सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा ये आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। ठीक है, जो कि एकदम स्ट्रेटली रिलेट करता है प्रेसिडेंट के आर्टिकल से। तो पॉलिटी में अगर हम बात करें तो आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
दो चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी स्किप करके जानी ही नहीं है, ठीक है। इनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति मतलब पार्डोनिक्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है ये पूछा गया है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 72, ऑप्शन बी आर्टिकल 71, ऑप्शन सी आर्टिकल 73, ऑप्शन डी आर्टिकल 74। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 72 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दी हुई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, ठीक है। ये क्षमादान शक्ति 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार क्या है हम वो आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, इस तरह के एमसीक्यू हम एमसीक्यू वीडियो में टॉपिक ख़त्म होने के बाद डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर आपकी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल में मतलब किस डेप्थ तक किस तह तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आज संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट किसका है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम प्रीलिम्स 2022 की बात करें तो बेसिकली वहाँ पे 2 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेटमेंट से पूछे गए थे, ओके। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है वो आपको कंपाइल्ड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ऑल राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है न्यायमूर्ति PN भागवती, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर S राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का ऐसा कथन था कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आज संविधान में स्थायी मतलब परमानेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है। यहाँ पर प्रीलिम्स 2022 में ही प्रेसिडेंट के आर्टिकल से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पहला क्या था, तो पहला पार्डोनिक्स पावर से रिलेटेड था, दूसरा क्या है, तो दूसरा महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 53, ऑप्शन बी आर्टिकल 73, ऑप्शन सी आर्टिकल 61, ऑप्शन डी आर्टिकल 72। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल 72 में हमने अभी ही पढ़ा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है मतलब पार्डोनिक्स पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज आर्टिकल 61 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस दी गई है, और इस इम्पीचमेंट प्रोसेस का नेचर क्या है मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो इसका नेचर सेमी जुडिशियल अर्ध न्यायिक है, ठीक है। और आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये प्रोसेस मतलब महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई गई है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आप खुद से भी फ्रेम करते रहा करें, मतलब अगर आपने कोई एक टॉपिक देखा आप उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको खुद से फ्रेम करें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। तो ये क्वेश्चन अगेन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जो भारत का प्रेसिडेंट है, वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेंट से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मतलब एक ऐसा न्यायाधीश जो किसी उच्च न्यायालय में है उसको किसी दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करते हैं। मतलब अगर कोई न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय में है तो उनको राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी दूसरे न्यायालय में उनको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ऐसा किस आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन आर्टिकल 222, ऑप्शन बी आर्टिकल 227, ऑप्शन सी आर्टिकल 230, ऑप्शन डी आर्टिकल 237। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 222 हो जाएगा, ठीक है।
अनुच्छेद 222 के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन किया गया है। गॉट इट। फिर अगला क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन संविधान सभा से पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 28 अप्रैल 1947, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 जो पहला ऑप्शन है, इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आपका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ओके। फिर थर्ड है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को बेसिकली जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था, उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, ठीक है। और फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, ऑप्शन बी 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं, ऑप्शन सी एससी और एसटी के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए दैट इज मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन से 2022 में पूछा गया था, ठीक है। अब हम लास्ट में एक एनालाइज करेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं या फिर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फिर अगला है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? ऑप्शन 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 का मॉर्ली मिंटो सुधार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज 1919 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को डाउट होता है तो सिर्फ दो ऑप्शन में, दैट इज 1919 एंड 1935, ठीक है। बाकी आपके नीचे के दो ऑप्शंस होने का बिल्कुल 0% भी चांस नहीं है, ठीक है। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1919 का भारत सरकार अधिनियम, दोनों में आप इस तरह से याद रखें कि पहले प्रांतों में द्वैत शासन आएगा, फिर 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब फिर केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट होगा। तो पहले छोटा मतलब प्रांत में, फिर बड़ा, फिर केंद्र में, ठीक है। तो याद रहेगा, पहले 1919 आया तो पहले छोटा मतलब प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है। फिर 1935 आया तो उसमें बड़े में मतलब केंद्र में द्वैत शासन, तो फिर उसमें प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो अगली बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैत शासन को कब अंत किया गया, ठीक है। तो उसका राइट आंसर 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से आप अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं तो आप बहुत ही ईजिली ऑप्शंस को विद इन लिमिटेड टाइम एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने में भले किसी को ना समझ में आया हो, लेकिन जब आप संविधान सभा की मार्क पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी प्रभाव नहीं रहना चाहिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस के अकॉर्डिंग उनकी इच्छा के अनुसार ही बनाया जाएगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा मतलब भारतीयों की इच्छा का
प्रतिनिधित्व कर सकती है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था संविधान की मांग के समय कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर आप हर एक फैक्ट को अप्लाई करना सीख जाते हैं, मतलब किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आप डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल के अगर ऑप्शंस एलिमिनेट करके फैक्ट्स को अप्लाई करके टिक करते हैं तो 100% वो आंसर सही होगा। ओके, तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। ओके, फिर अगला है भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी गणेश वासुदेव जी, ऑप्शन सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन सी श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी श्री बलिराम भगत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दैट इज श्री गणेश वासुदेव सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2022 और 2023 के क्वेश्चंस का एनालाइज है। इसके अलावा पिछले पेपर्स के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा जो आपके सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्ट, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2022 में डायआर्की रूल मतलब प्रांतों में द्वैत शासन आया हुआ है। ठीक है, फिर जो दूसरा टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, आपने देखा वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। लाइक नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है दैट इज एफआर, एफडी और डीपीएसपी। तो आपने देखा इसी ईयर मतलब 2023 में ही डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो आपका फोर्थ पॉइंट है दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, आपने देखा पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन ही आपका वहाँ से है। इसके अलावा आपने देखा प्रेसिडेंट से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइक इलेक्टोरल, प्रेसिडेंट की महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, पार्डोनिक्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो ये क्वेश्चंस भी आपको प्रीलिम्स 2023, प्रीलिम्स 2022 में देखने को मिले थे। ओके, फिर आपका अगला टॉपिक है जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आपने देखा इसी ईयर मतलब प्रीलिम्स 2023 में ही क्वेश्चन था हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड द वेरी लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मतलब संवैधानिक संशोधन। ठीक है, तो अभी देखा आपने 19 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिलेबस के हर एक पॉइंट्स को टच करते हुए आयोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, आपको हर एक टॉपिक पर अपनी ग्रिप बना के चलनी है जिससे इजी क्वेश्चंस तो आपकी किसी भी कीमत पर गलत ना हो। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या सिलेबस में है, हम किस तरह से उन्हें अपने लगभग 20 से 22 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस टॉपिक ख़त्म होने के जस्ट बाद होगी। उसके बाद आपने देखा कि आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, मतलब पहले आपको क्लासेस लेनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, देन आपको फैक्ट शीट लर्न करनी है और फिर उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, मतलब क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्या वेटेज है, आपने वो देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप सभी से अब लाइव क्लास में मिलते हैं। टिल देन अच्छे से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।